नमस्कार। मैं डॉक्टर केशव शर्मा अपने मंच पर आपका स्वागत करता हूं। मैं अलग अलग विषयों पर बात करता हूं। आज एक मेडिकल का इशू लेके आया हूं, स्ट्रैबिस्मस, स्क्विंट, टेढ़ापन, भेंगापन। इन सब नामों से इस तकलीफ को पहचाना जाता है। स्क्विंट या भेंगापन, मुझे नहीं लगता आपको किसी को मालूम नहीं होगा। हर इंसान को, हर शख्स को जो इस दुनिया में आया है, उसने कहीं ना कहीं स्क्विंट को या भेंगापन को ज़रूर देखा होगा। आज हम उसके बारे में चर्चा करेंगे और मैं इसमें बहुत डिटेल में नहीं जाने वाला हूं, लेकिन आपको इस तरह की चीज़ें बतलाऊंगा जिससे आप इस चीज़ को समझ सकें और इसका निवारण या निदान कर सकें। तो सबसे पहले, ये किस एज ग्रुप में पाया जाता है? तो मैं ये कहूँगा, ये किसी भी एज ग्रुप में हो सकता है। बचपन में पैदा होते बच्चे को, बड़े होने पर, बुढ़ापे में, किसी भी एज ग्रुप में हो सकता है। स्क्विंट को या भेंगापन को कोई भी पहचान लेगा। दो आंखें एक समानांतर लकीर में पाई जाती हैं। दो आंखें एक ही ऑब्जेक्ट को देखती हैं, एक ही चीज़ को देखती हैं। जब उनकी अलाइनमेंट एक ही लाइन में हो तो नॉर्मल आंखें होती हैं। जब उनकी अलाइनमेंट बिगड़ जाती है तो उसको स्क्विंट बोलते हैं। उसको स्क्विंट या मैंने जितने 3-4 नाम बतलाए वो सब बोले जाते हैं। सबसे बुरा इसमें ये माना जाता है, जब बच्चा बड़ा हो रहा होता है, उसको स्क्विंट होता है, तो उसको तरह तरह के नामों से, भेंगा, टेढ़ा, क्या क्या नाम से बुलाया जाता है। और मैं समझता हूँ बढ़ते हुए बच्चे को ये एक बहुत ही तकलीफ होती है इसमें। बच्चा तो क्या, बड़ा भी है, बूढ़ा भी है, उसको भी बुरा लगता है। किसी को भी ये चीज़ अच्छी नहीं लगती। ये एक हंसी का पात्र बन जाता है। तो स्क्विंट या भेंगापन, इसके बारे में चर्चा में इसलिए ज़्यादा करना चाह रहा था कि इसको अगर टाइम से हम पहचान लें तो हम इसका निवारण कर सकते हैं, हम इसको ट्रीट भी कर सकते हैं। तो हम अब इसके बारे में आगे चर्चा करेंगे। ये स्ट्रैबिस्मस या स्क्विंट, इसके सिम्टम क्या होते हैं, ये हमें किस तरह से प्रेजेंट करता है, क्या क्या तकलीफ़ों के साथ आपके पास पेशेंट या आपका जो नन्ना मुन्ना है या आपका जो साथी है वो किस सिम्टम के साथ आपके पास पहुंचता है, क्या आप उसमें देखते हैं, इसके बारे में चर्चा करेंगे। जिसमें पहला सिम्टम सबको दिखता ही है, मिस अलाइनमेंट। जैसे मैंने पहले बोला था कि दो आंखें एक डायरेक्शन में नहीं देखेंगी, एक या तो अंदर देखेगी या बाहर देखेगी या ऊपर देखेगी या नीचे देखेगी। तो नॉर्मल आंखें सीधी देखनी चाहिए। अगर ऊपर देखती है तो उसको अलग टर्म दी गई है, जो नीचे देखती है उसको अलग टर्म दी गई, हाइपोट्रोपिया एंड हाइपरट्रोपिया और ईसोट्रोपिया अंदर की तरफ। यह टेक्निकल टर्म, हमें टेक्निकल टर्म में नहीं जाना है, हमें सिर्फ इतना ही समझना है कि मिस अलाइनमेंट है हमारी आँखों की, दोनों आँखों की अलाइनमेंट एक नहीं है, तो दोनों आँखें एक डायरेक्शन में नहीं देखती हैं। अगर दोनों आँखें एक डायरेक्शन में नहीं देख रही हैं तो हमें मान के चलना चाहिए उसको स्क्विंट हो गया। तो ये तो हुआ पहला सिम्टम जो मेजर है, मिस अलाइनमेंट, जो अंधे को भी दिखता है, दूर से कोई भी देख के आपको बता देगा कि इसको स्क्विंट है भाई। दूसरा, डिप्लोपिया। एक आंख से डायरेक्शन में अगर नहीं देखेगा तो उसको दो दिखाई देंगे, दो दिखाई देंगे। एक ऑब्जेक्ट जब दो दिखाई देगा तो आप इमेजिन करो आपको कितनी तकलीफ होगी, कितनी मुश्किल में आप फंस जाएंगे अगर आपको दो दो चीज़ें दिखेंगी। तो बच्चों में अगर दो दिखती हैं तो उसके साथ एक चीज़ डेवलप हो जाती है, उसको जब बोल देते हैं स्लीपिंग आई, स्लीपिंग आई बोल देते हैं। वो आँख सो जाती है, एक आँख उसमें सो जाती है जो देखना बंद कर देती है, और दूसरी आँख नॉर्मल देखती रहती है। जो स्क्विंटेड आई है वो नॉर्मल देखती है, और दूसरी आँख देखना बंद कर देती है, जिससे उसका डिप्लोपिया ठीक हो जाता है और उसको एक आँख से दिखना बंद हो जाता है। दूसरा सिम्टम डिप्लोपिया का, ये स्लीपिंग आई में ले जाएगा पेशेंट को, या
स्लीपिंग आई को एम्ब्लायोपिया भी बोलते हैं। एम्ब्लायोपिया टेक्निकल टर्म है, आप मत जाइए उस टेक्निकल टर्म में, आप सिंपली इतना समझ लीजिए स्लीपिंग आई। तो दोनों आँखों में अगर डिप्लोपिया होगा तो बच्चे की एक आँख सो सकती है, स्लीपिंग आई हो सकती है, उसका विजन लॉस्ट हो सकता है। ये बहुत बड़ी बात है। दोनों आँखें देखती हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर एक आँख देखना बंद कर देती है, वो देखने में बाहर से तो अच्छी दिखती है लेकिन उसके अंदर रोशनी नहीं होती। तीसरा है परसेप्शन ऑफ द ऑब्जेक्ट। जो आप देख रहे हैं, अगर डिप्लोपिया, अगर स्क्विंट है तो वो उसका परसेप्शन आप नहीं करेक्ट कर पाएंगे। मान लीजिए आपने कोई गोल चीज़ देख रहे हैं या आड़ी चीज़ देख रहे हैं, तिरछी देख रहे हैं, लंबी देख रहे हैं, तो आपको उसका परसेप्शन नहीं देख पाएंगे कि उसकी शेप, उसकी डेप्थ, उसकी डेंसिटी कैसी है। ये स्क्विंट वाली आंखें नहीं कर पाएंगी। तो ये भी काफ़ी दिक्कत रहेगी। आप जो भी काम कर रहे हैं, आपका विजन ये चीज़ें आपको बताता है तो आप अच्छे से उसके बारे में अपनी राय बना पाएंगे। अगर आपका उसकी परसेप्शन उस ऑब्जेक्ट का आपका करेक्ट नहीं है तो आपकी राय भी उस ऑब्जेक्ट के बारे में सही से नहीं बने। नेक्स्ट है सिम्टम, वो है स्ट्रेन। स्ट्रेन भी एक बहुत बड़ा इशू है जो स्क्विंटेड आई में होता है। तो स्क्विंटेड पेशेंट को स्ट्रेन बहुत रहता है। स्ट्रेन क्यों रहता है? मान लीजिए उसको स्क्विंट माइनर डिग्री का है, तो थोड़ा सा बाहर है आँख, मान लीजिए मेरी ये राइट आई थोड़ी सी बाहर है, तो मैं कोशिश करूँगा उसको ऑब्जेक्ट के ऊपर फोकस करने के लिए। जब मैं उसको फोकस करूँगा तो मैं इस आई को जोर लगाऊंगा, अपनी मसल को और टाइट करूँगा जिससे कि मैं उस ऑब्जेक्ट को करेक्ट देख सकूँ। उसको करेक्ट देखने के लिए ये आँख की जो मसल है मेरी, वो ओवर एक्ट करेगी। जब वो ओवर एक्ट करेगी तो स्ट्रेन में जाएगी। तो अगला सिम्टम स्ट्रेन में जाता है। तो ये सिम्टम हमें सारे के सारे, या कोई कोई सिम्टम आपको किसी एक को कुछ, किसी एक को कुछ फील होंगे। ये सिम्टम आपकी लाइफ को डिफ़िकल्ट बनाएंगे। ये सिम्टम बच्चों की एक आँख को स्लीपिंग आई में भी ले जा सकते हैं। स्लीपिंग आई एम्ब्लायोपिया यानी कि लॉस ऑफ द विजन, यानी कि लॉस ऑफ द आई। तो अब हम चर्चा करने वाले हैं कि क्या कारण है, कॉजेज ऑफ द स्ट्रैबिस्मस, क्या कारण है जिस वजह से ये स्क्विंट हो जाता है। सबको स्क्विंट नहीं होता ना, स्क्विंट कुछ लोगों को होता है, तो इसके अलग अलग कारण हैं। तो एक कारण होता है रिफ्रैक्टिव एरर, चश्मे का नंबर। कुछ आंखें ऐसी होती हैं जिसमें चश्मे का नंबर होता है और वो चश्मे का नंबर फाइनली स्क्विंट में तब्दील हो जाता है, और ये काफ़ी डेंजरस है। अगर आपके बच्चे को अगर चश्मे का नंबर लगा हुआ है तो आप उसको चश्मा ज़रूर लगवाएं, नहीं तो स्क्विंट में तब्दील हो सकता है और स्क्विंट के बाद वो स्लीपिंग आई में चेंज हो सकता है। तो रिफ्रैक्टिव एरर यानी कि चश्मे का नंबर, जो प्लस नंबर भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है, वो कोई भी हो सकता है, लेकिन स्क्विंट किसी में भी हो सकता है। प्लस नंबर वालों को स्क्विंट होने के चांस ज़्यादा होते हैं। दूसरा कारण कंजेनिटल, पैदा होने पर ही कुछ आंखें स्क्विंटेड होती हैं। वो जेनेटिक है, उनके पेरेंट्स को भी हो सकता है, ग्रैंड पेरेंट्स को भी हो सकता है, फैमिली मेंबर को कहीं ना कहीं होगा। तो उस फैमिली में जिसमें एक को है, दूसरे को स्क्विंट होने के चांस काफ़ी ज़्यादा है। तीसरा रीज़न मसल वीकनेस। एक आँख मूव करने के लिए अलग अलग मसल्स होते हैं। ऊपर ले जाने के लिए अलग मसल है, नीचे आने के लिए अलग है, अंदर घुमाने के लिए अलग मसल काम करती है, इधर आने के लिए दूसरी मसल काम करती है। मान लीजिए इनमें कोई भी मसल एक कमज़ोर हो जाती है तो वो जो मसल कमज़ोर है, मान लीजिए मेरी जो मसल अंदर आँख को लेके आती है, अगर मान लो वो कमज़ोर है तो मेरी आँख बाहर चली जाएगी, और अगर ये आँख जो अंदर वाली कमज़ोर हो, बाहर वाली कमज़ोर होगी तो ये आँख अंदर आ जाएगी। तो मसल कमज़ोर हो सकती हैं, उनके कारण
कोई भी हो सकते हैं, कुछ डिजीज़ हो सकती हैं, बीमारियां हो सकती हैं, लेकिन मसल वीकनेस उसका एक मेजर रीज़न है। आप अक्सर किसी डॉक्टर के पास जाते हैं तो आपको एक बड़ी सिंपल सी एक्सरसाइज बता देता है कि पेंसिल ले लें, उसकी तरफ देखें, तो ये उसका मसल स्ट्रॉन्ग करने का एक तरीका होता है। तो मसल वीकनेस अगला कारण है। स्क्विंट के हम न्यूरोलॉजिकल कॉज डिस्कस करते हैं। न्यूरोलॉजिकल कॉज में हमारा ब्रेन है जो हमारी टोटल बॉडी को कंट्रोल करता है, वो आंखों के मूवमेंट को भी कंट्रोल करता है। अब अगर ब्रेन में कोई ऐसा इशू आ जाता है, कोई ऐसी प्रॉब्लम आ जाती है, कोई कहीं पॉलिसी आ जाती है, कोई ऐसी डिजीज़ आती है कि जो हमारे ब्रेन को इन्वॉल्व करती है, तो वो पार्ट को जो आई को मसल को कंट्रोल करता है, वो वाला इशू आने के बाद वो मसल कमज़ोर कर देगा, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर, और स्क्विंट डेवलप हो सकता है। तो ये रहे हमारे पास 4 कारण जिनकी वजह से स्क्विंट हो सकता है। अब हम इसके बाद चर्चा करते हैं कि स्क्विंट को या स्ट्रैबिस्मस को या भैंगापन को हमने ट्रीट कैसे करना है। तो ट्रीट करने के लिए अब हम आगे चर्चा करेंगे। तो ट्रीटमेंट के बारे में जो चर्चा करनी है उसके बारे में 3-4 पॉइंट्स हैं जो इम्पोर्टेंट हैं और काफ़ी ज़रूरी हैं। और पहला पॉइंट इसमें है कि रिफ्रैक्टिव एरर, आँखों का नंबर ज़रूर चेक कराएं, अच्छे डॉक्टर के पास जाएं जो आपकी आँखों का नंबर जांच करे। अगर कोई नंबर लिखा जाता है तो उस नंबर को ज़रूर पहने। पहला मोस्ट इम्पॉर्टेंट ट्रीटमेंट है कि आँखों का नंबर चेक करें और जो नंबर है उसको पहने। रिफ्रैक्टिव एरर को करेक्ट पूरा करना चाहिए, अंडर करेक्शन ओवर करेक्शन नहीं करनी चाहिए। जो भी चश्मे का नंबर आपको डॉक्टर देता है या आपको ऑप्टिशियन देता है वो पूरा का पूरा पहने, और हर जो जैसी इंस्ट्रक्शन डॉक्टर दे उसके अकॉर्डिंगली उस चश्मे का इस्तेमाल करें। कम नंबर या ज़्यादा नंबर ना पहने, दोनों चीज़ों में आपको नुकसान हो सकता है। और एक चीज़ मैंने महसूस किया है कि ये जो चश्मे का नंबर है स्क्विंट में बहुत इम्पॉर्टेंट है। कई बार तो हमने देखा है कि इस तरह पेशेंट को लाया जाता है कि इनका ऑपरेशन कर देते हैं और ऑपरेशन टेबल पे ले जाया जाता है। फिर कोई सोचता है नहीं इनका नंबर तो टेस्ट किया नहीं, लेकिन वो कहीं टेस्ट करा के आया होता है तो उसको नंबर को दोबारा से टेस्ट किया जाता है तो देखा गया कि उनको बहुत सारा नंबर था और वो चश्मे का नंबर हमने दिया और वो उसका करेक्शन होते ही उसका स्क्विंट ठीक हो गया। तो नंबर 1 ट्रीटमेंट में हमने हमेशा से ही रिफ्रैक्टिव एरर को रखा है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट ट्रीटमेंट अगर स्क्विंट का है तो वो रिफ्रैक्टिव एरर करेक्शन है। चश्मे का नंबर करेक्ट कर दीजिए, उसके बाद जो बचता है तो उसमें क्या करना है वो अलग अलग सोचना है। दूसरा इम्पॉर्टेंट ट्रीटमेंट जो है वो है मसल वीकनेस। मसल वीकनेस ये सबको मालूम है। जिम में क्यों जाते हैं? जिम में इसलिए जाते हैं कि आपको मसल बनानी है। वहाँ पे आपको जो जिम ट्रेनर है वो आपकी पैरों की, हाथों की, कंधों की, चेस्ट की, बैक की मसल कैसे स्ट्रॉन्ग करनी है वो बताता है। लेकिन यहाँ पर एक आई सर्जन आपको ये बताएगा कि आपने आँखों की मसल कैसे स्ट्रॉन्ग करनी है। इसके लिए आपको जिम जाने की ज़रूरत नहीं है। तो वो बड़ी सिंपल सी एक्सरसाइज बताएंगे आपको कि पेंसिल रख लीजिए, दूर रखिए, पास लेके आइए, ऐसे करके 100 टाइम या जो भी आपको बतलाएं वो करें। उससे बार बार आंखें घुमाने से आपकी आंखें डेफिनेटली आंखों की मसल मजबूत होंगी। तो जो दूर रखेंगे और पास लेके आएंगे आंखें अंदर आएंगी, फिर इसको दूर लेके जाएंगे तो आंखें बाहर जाएंगी। तो इससे आपके ऐसे ऐसे मूवमेंट जब आंखों के होंगे तो ये मसल स्ट्रॉन्ग हो जाएंगी। तो ये तो एक मसल की एक्सरसाइज है। ऐसे कई सारी एक्सरसाइज है, कई सारी मशीन्स हैं जिनके ऊपर एक्सरसाइज कराई जाती हैं और स्क्विंट में काफ़ी यूज़फुल पाया जाता है। तीसरा है सर्जरी, ऑपरेशन कर लेना चाहिए और जल्दी कर लेना चाहिए। जैसे मैंने पहले बोला था आपको, स्लीपिंग आई, एम्ब्लायोपिया, इसको बचाना चाहिए, इसको होना नहीं चाहिए। अगर हम करेक्शन कर लेते हैं, ऑप्टिमम करेक्शन कर लेते हैं
मसल की एक्सरसाइज कर लेते हैं, स्क्विंट ठीक हो जाता है, बेस्ट है। इससे बढ़िया कुछ हो नहीं सकता। अगर इन सब करने के बाद, रिफ्रैक्टिव एरर ठीक करने के बाद और एक्सरसाइज करने के बाद भी स्क्विंट बाकी है, तो सर्जरी करना चाहिए। मतलब हमारे पास कोई ऑप्शन होता नहीं उसके अलावा, हमें उसकी सर्जरी करके उसकी अलाइनमेंट को करेक्ट कर देना चाहिए। तो अलाइनमेंट करेक्शन के लिए जो स्ट्रॉन्ग मसल है उसको वीक कर देना चाहिए, जिससे कि वो स्ट्रॉन्ग मसल वीक होने के बाद आई को अपने लेवल पे ले जाएगी। तो मान लीजिए ये मेरी आंख अंदर है, इसका मतलब ये हुआ कि जो मसल खींच रही है अंदर की तरफ वो स्ट्रांग है, तो हमें उसको काट के बड़ा कर देना है। जब बड़ा कर देंगे वो ढीली हो जाएगी, तो आंख अपने आप बाहर की तरफ आ जाएगी। ये दूसरी बात है कि सर्जरी के जो रिजल्ट्स हैं वो हमारी एक्सपेक्टेशन के अनुसार कई बार नहीं होते। कई बार ओवर करेक्शन हो जाती है, कई बार अंडर करेक्शन हो जाती है, वो दूसरी बात है। तो ट्रीटमेंट एक टेम्परेरी ट्रीटमेंट है जो कभी काम हो सकता है, कभी नहीं भी आ सकता है। वो है बोटॉक्स। बोटॉक्स यूँ तो कॉस्मेटिक सर्जरी में यूज़ किया जाता है और अपने झुर्रियों के लिए लोग यूज़ करते हैं, डिफरेंट फेशियल्स में यूज़ किया जाता है, बट स्क्विंट में भी कई बार यूज़ किया जाता है। मसल में बोटॉक्स डालने के बाद मसल को इरिटेट करते हैं, जिससे मसल थोड़ी स्ट्रांग हो जाती है और कई बार स्क्विंट ठीक हो जाता है। तो हमने आज चर्चा की स्ट्रैबिस्मस के बारे में, स्क्विंट के बारे में, क्यों होता है, कैसे उसके कारण हो सकते हैं, कैसे वो प्रेजेंट करता है और कैसे उसका हम ट्रीटमेंट कर सकते हैं। मैं डॉक्टर केशव शर्मा, जो इस प्रोफेशन में करीब 45 साल से हूँ, ये इस चैनल पे मैं अलग अलग विषयों पे बात करता रहूँगा। इस विषय के बारे में कोई आपको और जानकारी हो तो आप कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट लिख सकते हैं, और कोई नया टॉपिक आप चाहें तो उसमें आप बतलाएं, जो हम अगली बार वो टॉपिक ला के ला सकते हैं।